जय हिंद दोस्तों, मैं अभिमन्यु राज स्टडी फॉर गोल्स यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सबको पता है, जेएसएससी सीजीएल पेपर 2 को लेकर के हमने क्लासेस शुरू की है, जिसमें हमारा आज का जो मिक्स प्रैक्टिस सेट जो हमारा है, सेट 3 को आज हम करेंगे। ठीक है, इससे पहले 2 प्रैक्टिस सेट हम कर चुके हैं। जो भी लोग उन वीडियोस को नहीं देखे हैं तो जाकर आप उन वीडियोस को देख सकते हैं। एक अलग से प्लेलिस्ट बना हुआ है, बाकी डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक आपको दे दिया जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं, देर न करते हुए टॉपिक को शुरू करते हैं। तो हमारा टॉपिक को शुरू करने से पहले आप लोगों से के लिए एक मोटिवेशनल लाइन है। बीता हुआ कल तुम्हारे दिमाग में है और आने वाला कल तुम्हारे हाथ में है। बीता हुआ कल तुम्हारे दिमाग में है और आने वाला कल तुम्हारे हाथ में है। तो बीते हुए कल को भूलिए और आने वाले कल को बदलने के लिए मेहनत शुरू करिए। ठीक है, तो बहुत जल्दी आपको जेएसएससी सीजीएल का नोटिस भी देखने को मिलेगा, तो अपनी तैयारी को रोकिए मत। हालांकि सरकार की कुछ गलतियां हैं जिसके कारण बच्चे परेशान हो रहे हैं, लेकिन तैयारी को मत रोकिए। जिस दिन एग्जाम हो आप एक सीट पर अपना पक्का जरूर करके रखिए। ठीक है, तो चलते हैं, टॉपिक को शुरू करते हैं। पहला सवाल हमारा है, यह देखन में छोट लगे घाव करे गंभीर, इस उक्ति को किस कवि की रचनाओं को चरितार्थ किया गया है। ठीक है, या देखन में छोट लगे घाव करे गंभीर। ऑप्शन ए ठाकुर, ऑप्शन बी बोधा, ऑप्शन सी देव, ऑप्शन डी बिहारी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, कमेंट करिए। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बिहारी। बिहारी की रचना को, क्योंकि बिहारी ने सिर्फ एक ही रचना की थी। क्या रचना की थी? बिहारी सतसई की रचना की थी, जो कि एकमात्र रचना थी, और इसी एकमात्र रचना से वो हिंदी साहित्य में प्रसिद्ध हो गए। और इनको लेकर के आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं कि बिहारी सतसई का एक एक दोहा जो है वो हिंदी साहित्य का एक एक रत्न के बराबर है, एक एक रत्न के बराबर है। ठीक है, और बिहारी सतसई इतना प्रचलित हुआ जिससे 50 से अधिक टीकाएं लिखी गई, जिसमें ज्योतिश्वर ठाकुर जो है उसकी रचना है, उन्होंने बिहारी रत्नाकर नाम से टीका लिखी थी, खड़ी बोली में जो की थी। उसके अलावा लाल चंद्रिका, जो कि लल्लू लाल के द्वारा लाल चंद्रिका नाम से टीका लिखी गई थी। बिहारी सतसई में अगर हम दोहों की बात करें तो 713 दोहे थे। कौन सा छंद में था? दोहा छंद में था। 713 दोहे थे। दोहा में क्या होता है भाई? दोहा में जो मात्राओं की संख्या होती है वो 13 और 11 होती है, 13 और 11 होती है। ठीक है, जिसमें से 600 पद जो थे, 600 पद तो श्रृंगारिक थे। 600 पद क्या थे? श्रृंगारिक थे। 600 पद श्रृंगारिक थे। तो इतनी बातें याद रखेंगे आप कि यह जो बिहारी की जो रचना है बिहारी सतसई, हाँ, उस पर इससे रिलेटेड मैंने एक अलग से वीडियो भी बनाया है, आप उसको जाके देख सकते हैं, जिसमें बिहारी से जितने भी सवाल बनने वाले थे वो सारे सवाल मैंने उसमें कराए हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भूषण कवि के आश्रयदाता कौन है? कमेंट करिए क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। भूषण कवि के जो आश्रयदाता हमारे हैं, ऑप्शन ए छत्रपति शिवाजी, ऑप्शन बी शिवाजी के पुत्र साहू जी, ऑप्शन सी पन्ना के बुंदेला राजा छत्रसाल जी, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो भूषण कवि के आश्रयदाता कौन है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। तीनों के यहाँ इन्हें आश्रय प्राप्त था। वहीं आपसे पूछा जाए कि भूषण को भूषण की उपाधि देने वाले कौन थे, तो आपका आंसर हो जाएगा सोलंकी के राजा रुद्र ने। सोलंकी के राजा रुद्र ने इन्हें भूषण की उपाधि दी थी। राजा रुद्र ने इन्हें भूषण की उपाधि दी थी। भूषण की कुछ रचनाओं को मैं बताऊं तो भूषण की कुछ रचनाएं हैं जो है शिवराज भूषण, उसके अलावा शिवा बावनी, उसके अलावा छत्रसाल और उसके अलावा छत्रसाल दशक। ये 3 रचनाएं इनकी काफ़ी प्रसिद्ध थी। उसके अलावा इन्होंने भूषण हजारा, छत्रसाल दशक, भूषण हजारा, दूषण हजारा, भूषण उल्लास, छत्रसाल दशक। ठीक है, ये रचनाएं हैं।
इसके अलावा भूषण उल्लास, दूषण उल्लास, ये सभी रचनाएं भूषण की है। भूषण जो है किस प्रकार के कवि है, तो वीर रस के कवि है। इनकी रचनाओं में वीर रस दिखता है और ये रीति काल के होने के बावजूद ये राष्ट्रीय कवि कहे जाते हैं। रीति काल में राष्ट्रीय कवि किसी को कहा गया तो भूषण को कहा गया है। ठीक है, तो याद रखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 का हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा था पुष्टि मार के जहाज जात है सो जाकर कछु लेना है सो ले। किसने कहा था बताइए। ऑप्शन ए वल्लभाचार्य, ऑप्शन बी विठलनाथ, ऑप्शन सी चैतन्य प्रभु, ऑप्शन डी चित स्वामी। क्या होगा करेक्ट आंसर, तो इसका कमेंट करके बताइए। 3 का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा विठलनाथ ने कहा था। विठलनाथ, पुष्टि मार्ग की स्थापना विठल नाथ के द्वारा ही की गई और उन्हीं ने ये कहा था क्योंकि पुष्टि मार्ग में 8 कवि थे। कितने कवि थे पुष्टि मार्ग में? 8 कवि थे। सॉरी अष्टचाप, सॉरी पुष्टि मार्ग जो है, पुष्टि मार्ग के संप्रदाय के जो प्रवर्तक है वो वल्लभाचार्य है। अष्टछाप की रचना की थी किसने? विठलनाथ ने अष्टछाप, जिसमें 8 अष्ट नाम से ही दिख रहा है 8 कवि इसमें थे, जिसमें सर्वप्रसिद्ध कवि जो थे सूरदास थे। तो सूरदास जी की जब मृत्यु होती है तब विठलनाथ जी कहते हैं पुष्टि मार के जहाज जात है सो जाकर कछु लेना हो सो ले, जाकर कुछ लेना है तो ले लीजिए। ठीक है, ये विठलनाथ ने कहा था। वो सूरदास की कुछ रचनाओं के बारे में अगर बात करूं, सूरदास की रचनाओं की बात करूं तो सूरदास की रचनाएं जो है जिसमें हमारा साहित्य लहरी है, शूर सागर है, ठीक है, सूर सारावली है, ये 3 रचनाएं सूरदास की प्रसिद्ध है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रसखान ने कृष्ण भक्ति में छंद लिखे हैं। रसखान जो है भक्ति काल के कवि है, तो उसने कृष्ण भक्ति की है, तो किसमें की है, कौन से पद में की है? गे पद में की है, चौपाई में की है, कवित सवैया में की है, दोहे में की है। तो रसखान जो है वो कवित सवैया, ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। कवित सवैया में कृष्ण भक्ति छंद लिखे हैं, कवित सवैया में। रसखान का जो मूल नाम था वो सैयद इब्राहिम था। रसखान का मूल नाम क्या था? सैयद इब्राहिम था। और रसखान की कुछ रचनाओं की बात की जाए तो रसखान की कुछ रचनाएं हैं, हालांकि मैंने इसके लिए अलग से सेपरेट वीडियो बनाया है, आप उसे देख सकते हैं, फिर भी जिक्र कर दूं। प्रेम वाटिका, सुजान रसखान, सुजान रसखान, सुजान रसखान, इसके अलावा दान लीला, दान लीला, ये तीनों रचनाएं जो है वो रसखान की रचना है। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखेंगे आप। तो क्वेश्चन नंबर 4 का हमारा सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है, संत कवि कबीर से संबंधित छंदों का संग्रह किसमें किया गया है? ऑप्शन ए बीजक वाराणसी वाला, ऑप्शन बी कबीर ग्रंथावली राजस्थान वाला, ऑप्शन सी आदि ग्रंथ साहिब, ऑप्शन डी सभी। तो आप सब ने पढ़ा होगा, तो आपको बता दूं, हाँ, कबीर से रिलेटेड भी जो वीडियोस है मैंने बता दिया है अलग से, आप उसको जाकर जरूर देखिए। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कमेंट कर दीजिए आप। तो बीजक जो है, जो कि कबीर के शिष्य धर्मदास के द्वारा लिखा गया था, ठीक है, तो उसमें भी मिलती है। आदि ग्रंथ साहिब तो मिलती है जिसके रचनाकार अर्जुन देव थे, ठीक है। उसके अलावा कबीर ग्रंथावली में भी कबीर से संबंधित छंदों का संग्रह मिलता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। कबीर की रचना जो है एकमात्र, हालांकि उन्होंने कुछ और भी रचनाएं की है, लेकिन अधिकांश जो साहित्यकार हैं, अधिकांश जो आलोचक है वो सिर्फ बीजक को ही मानते हैं कबीर की रचना, मूल रचना, जिसके 3 अंग है, साखी, शबद, रमैनी। साखी, शबद, रमैनी, जो धर्मदास, उनके शिष्य धर्मदास के द्वारा संकलित की गई थी, जिनके पिता का नाम, कबीर दास की माँ जो थी वो ब्राह्मण थी, लेकिन वो गर्भवती हो जाती है तो उन्हें फेंक देती है। तो उनका लालन पोषण जो किया था नीरू और नीमा नामक ने किया था, और उनके पुत्र जो थे उनका नाम था, पुत्र और पुत्री जमाल और जमाली नाम था। ठीक है, तो इतनी बातें आप कबीर से रिलेटेड याद रख सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विद्वान ने विद्यापति की रचना कृतिलता को भृग भृंगी संवाद कहकर पुकारा है? तो विद्यापति से रिलेटेड भी मैंने वीडियोस बनाया है, आप जाके देखिए, सारा डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। ठीक है, बाकी हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए ताकि आप क्वेश्चन जो भी हिंदी से रिलेटेड अपडेट है वो आपको मिलता रहे। तो बोल रहा है कि किसने कहा था विद्यापति की रचना कृतिलता को भृग भृंगी संवाद कहा था? राम कुमार वर्मा, ऑप्शन बी आचार्य शुक्ल, ऑप्शन सी डॉक्टर नगेंद्र, ऑप्शन डी हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा था कृतिलता को भृग भृंगी संवाद। विद्यापति की बात की जाए तो विद्यापति आदिकाल के कवि हैं। विद्यापति की कुछ रचनाएं हैं कृतिलता के अलावा। कृति पताका जो रचना है, कृति पताका,
वो भी विद्यापति की रचना है जो कि अवहट्ट भाषा में की गई थी। उसके अलावा इनकी एक और रचना जो कि बहुत प्रसिद्ध है, विद्यापति की पदावली, जो कि मैथिली में रचित है, जिसके कारण इन्हें मैथिल कोकिल भी कहा जाता है। मैथिल कोकिल भी कहा जाता है। तो इतनी बातों को आप याद रखेंगे विद्यापति से रिलेटेड। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा जो करेक्ट आंसर है, क्वेश्चन नंबर 7 है, रामचरितमानस को पूर्ण होने में कुल कितना समय लगा था। उससे पहले बता दूं, रामचरितमानस जो है उसके रचनाकार कौन है। उसके रचनाकार तुलसीदास है। आप सभी वाकिफ होंगे, तुलसीदास ने अवधी भाषा में रामचरितमानस की रचना की थी। किस भाषा में की थी? अवधी भाषा में की थी। तुलसीदास की बात करें तो तुलसीदास की कुल 12 प्रमाणिक रचनाओं के बारे में रामचंद्र शुक्ल जी लिखते हैं, जिसके लिए मैंने ट्रिक्स भी बताया है तुलसीदास के वीडियोस में, उसको जाकर आप जरूर देखें। कुछ ट्रिक इस तरीके से है कि राम व कृष्ण का जाप व गीत गाने दो। जाप व गीत गाने दो। गीत गाने दो। इस तरीके से मैंने ट्रिक बताया था, जिसमें मैंने बताया था राम से हो जाएगा रामचरितमानस, उसके अलावा रामाज्ञा प्रश्नावली, उसके अलावा राम ललना हच्छू, व से हो जाएगा वैराग्य संदीपनी, विनय पत्रिका। ठीक है, उसके अलावा कृष्ण से हो जाएगा कृष्ण गीतावली, क से हो जाएगा कवितावली, जाप से हो जाएगा जानकी मंगल पार्वती मंगल, और गीत से हो जाएगा गीतावली। वहीं बात करें गाने, दो से हो जाएगा दोहावल्ली। तो कुल 12 रचनाएं थी। ठीक है, तो अगर आप चाहते हैं कि तुलसीदास से सारे सवाल आपके बने तो आप जाके तुलसीदास का वीडियोस देखिए जो मैंने लिया है। ठीक है, तो रामचरितमानस को बनने में 2 वर्ष 7 महीने 26 दिन लगे थे, जिसमें 7 कांड थे। ठीक है, तो क्वेश्चन का 7 का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो चलते हैं बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है अज्ञे अज्ञे अज्ञे, जिसका पूरा नाम था सच्चिदानंद हिरानंद वात्स्यायन अज्ञे, कितनी नौ में कितनी बार रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार कब दिया गया। इसका करेक्ट आंसर कमेंट करेंगे। 1968, 1992, 1978, 1982। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा 1978 ईस्वी। 1978 ईस्वी में अज्ञे को कितनी नौ में कितनी बार के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। वहीं 1968 की बात करें तो 1968 में पंत सुमित्रानंदन पंत जी को सबसे पहला हिंदी का ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। तो सुमित्रानंदन पंत को चितंबरा के लिए दिया गया, चितंबरा के लिए दिया गया। वही बात करें 1972 ईस्वी में उर्वशी के लिए रामधारी सिंह दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया। और उसके बाद 78 में आपको मिला अज्ञेय को कितनी नाव में कितनी बार के लिए। अज्ञेय के कुछ रचनाएं बात की जाए तो भग्नदूत, चिंता, इत्यल्लम, हरी घास पर क्षण भर, बावरा अहेरी। उसके अलावा उसकी लंबी कविता आपको याद होगा, लंबी कविता हमारा है असाध्य विना। कुछ उपन्यास भी रचे हैं जिसमें शेखर एक जीवनी प्रसिद्ध उपन्यास है, नदी के द्वीप। ये सब रचनाएं जो हैं अज्ञेय की रचनाएं हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 का है नाटक भारत दुर्दशा के किस अंक में, नाटक भारत दुर्दशा में के किस अंक में भारत का प्रवेश होता है। भारत का प्रवेश, नाटक भारत दुर्दशा। तो भाई नाटक भारत दुर्दशा के रचनाकार कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं। कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र जो है, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने भारत दुर्दशा नाटक की रचना की थी। इसका रचना का समय जो पीरियड जो है 1875 ईस्वी है, कहीं कहीं 1876 ईस्वी में मिलेगा। तो ऑप्शन के हिसाब से जाएंगे आप, जिसमें 6 अंक हैं। कितने अंक हैं? 6 अंक हैं। 6 अंक हैं, जिसमें पहला अंक है जिसका स्थान वीथी अर्थात सड़क है, जिसमें योगी आता है और लावनी गाता है कि अंग्रेज राज सुख साज सजे, है ना, पै यह है अति वारी, पै धन विदेश चली जात, है ना। उसके अलावा बोलता है कि हा हा भारत दुर्दशा ना देखी जाई। ठीक है, तो इस तरीके से कुछ लावनी गीत गाता है पहला अंक में। दूसरे अंक में भारत का प्रवेश आता है और वो बोलता है कोई नहीं पकड़त मेरो हाथ, है ना, इस तरीके से गाता है। उसके बाद दूसरे ही अंक में आशा और निर्लज्जता और आशा का भी प्रवेश
दूसरे अंक में होता है जो कि भारत को बेहोश हो जाने के बाद उठाकर उसे जीवित करने के लिए, होश में लाने के लिए ले जाती है। तो दूसरा अंक इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाए, यह पंक्ति किसकी है बताइए। तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर, तो यह पंक्ति जो है भारतेंदु हरिश्चंद्र की है। किसकी है? भारतेंदु हरिश्चंद्र की है। ठीक है। और अगर मैं बताऊं अलंकार आपने पढ़ा होगा तो इसमें कौन सा अलंकार है भाई? इसमें अनुप्रास अलंकार है। कौन सा अलंकार है? अनुप्रास अलंकार है। इसको भी ध्यान में रखेंगे क्योंकि अनुप्रास अलंकार में वर्णों की, व्यंजन वर्णों की पुनरावृत्ति होती है। यहाँ देखिए ता 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 की पुनरावृत्ति हो रही है, अर्थात ता बार बार आ रहा है। तो यहाँ पे अलंकार कौन सा है? हमारा अनुप्रास अलंकार है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का हमारा सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मंदाकिनी किस नाटक की पात्र है? ऑप्शन ए आधे अधूरे, ऑप्शन बी धुरुस्वामी, ऑप्शन सी भारत दुर्दशा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। कमेंट करिए मंदाकिनी किस नाटक की पात्र है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? धुरुस्वामिनी। धुरुस्वामिनी नाटक जो है, जो कि जयशंकर प्रसाद के द्वारा रचित है, 1933 में प्रकाशित हुई, जिसमें 3 अंक हैं। कितने अंक हैं भाई? 3 अंक हैं। उसके अलावा 4 गीत हैं, 4 गीत हैं, जिसमें जो पात्र हैं आपके चंद्रगुप्त है, जिससे आपका प्रेम कौन करती है भाई? धुरुस्वामिनी करती है। हालांकि उसका विवाह उसके बड़े भाई रामगुप्त से हो जाता है, जो कि एक विलासी शासक होता है, कायर शासक होता है। और शकों के आक्रमण करने पर धुरुस्वामिनी को जब डिमांड किया जाता है सकराज के द्वारा, तो उसके लिए वो तैयार हो जाता है। तो धुरुस्वामिनी इसके लिए आत्महत्या करने को जाती है, लेकिन चंद्रगुप्त उसे बचा लेता है और सकराज के पास चंद्रगुप्त महिला के वेश में, स्त्री की वेश में जाता है और उसे सकराज को मार देता है। और इस तरीके से धुरुस्वामिनी, जिसका बेमेल विवाह हुआ था, आपसे जब सवाल पूछा जाए कि धुरुस्वामिनी नाटक किस नाटक में बेमेल विवाह का चित्रण है, तो धुरुस्वामिनी नाटक में है। ठीक है। तो फिर से वो चंद्रगुप्त से विवाह होता है, उसका पुनर्विवाह को दिखाया गया है, नारी पुनर्शक्तिकरण को दिखाया गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। सुदामा पांडे धूमिल को साहित्य अकादमी पुरस्कार कब दिया गया? सुदामा पांडे धूमिल आधुनिक युग के कवि, जिनकी कुछ रचनाएं की बात की जाए तो कुछ रचनाएं जिनकी है, जिसमें है मोची राम। मोची राम इनकी एक प्रसिद्ध रचना है। इसके अलावा कुछ काव्य संग्रह जो है, काव्य संग्रह सुदामा पांडे धूमिल का है, सड़क से सदन तक, सड़क से सदन तक यह काव्य संग्रह है। उसके अलावा सदन तक, सड़क से सदन तक, इसके अलावा एक काव्य संग्रह है सड़क से सदन तक, कल सुनना मुझे, कल सुनना मुझे। इसके अलावा सुदामा पांडे का प्रजातंत्र, सुदामा पांडे का प्रजातंत्र, ये रचनाएं जो हैं वो किसकी काव्य संग्रह हैं? सुदामा पांडे धूमिल की काव्य संग्रह हैं। सुदामा पांडे का प्रजातंत्र। ठीक है। तो उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार कल सुनना मुझे के लिए 1979 ईस्वी में दिया गया था। तो 12th का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर तेसेटरी ने किस कवि को डिंगल भाषा का हैरोस कहा है? आपको बता दूं यह क्वेश्चन जो है नगर पालिका में पूछा गया था, तो इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको ध्यान में रखेंगे कि डॉक्टर तेसेटरी ने किस कवि को डिंगल भाषा का हैरोस कहा है। ऑप्शन ए बच्चन सिंह, ऑप्शन सी पृथ्वीराज राठौड़, ऑप्शन सी मुरलीधर व्यास, ऑप्शन डी कन्हैया लाल। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पृथ्वीराज राठौड़। 13 का करेक्ट आंसर हो जाएगा पृथ्वीराज राठौड़। डॉक्टर तेसेटरी ने किस कवि को डिंगल भाषा का हैरोस कहा है? पृथ्वीराज राठौड़ को कहा गया है। ठीक है। डिंगल भाषा होती कुछ नहीं है, राजस्थानी जब मिल जाती है खड़ी बोली के साथ तो उसे डिंगल कहा जाता है। ठीक है। राष्ट्र कवि किसे कहा जाता है? जयशंकर प्रसाद नागार्जुन को, रामधारी सिंह दिनकर को और सुमित्रानंद पंत को। तो राष्ट्र कवि का दर्जा रामधारी सिंह दिनकर को दिया जाता है।
14 का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। रामधारी सिंह दिनकर की कुछ रचनाओं की बात की जाए तो रेणुका, हुंकार, रसवंती, कुरुक्षेत्र, रश्मि रथी से आप काफ़ी वाकिफ होंगे, जो उनकी प्रसिद्ध रचना है, जो कि कर्ण को आधार बनाकर लिखी गई है। तो ये सब रचनाएं रामधारी सिंह दिनकर की है, जो कि जिन्हें राष्ट्र कवि का दर्जा दिया जाता है, जो कि वीर रस के कवि है बोल सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 15, गोदान उपन्यास में किस पात्र को गोमूत्र खाना पीना पड़ता है? गोदान उपन्यास आप सब पढ़ चुके होंगे, नहीं पढ़े तो पढ़ लीजिए, एग्जाम काफ़ी नज़दीक है। तो गोदान उपन्यास के रचनाकार आप सबको पता होगा, प्रेमचंद हैं। प्रेमचंद जी ने गोदान उपन्यास की रचना की थी। प्रेमचंद जी ने गोदान उपन्यास की रचना की थी। कब की थी भाई? 1936 ईस्वी में की थी। 1936 ईस्वी में की थी, जिसमें 36 अध्याय थे। कितने अध्याय थे? 36 अध्याय थे। ठीक है, 36 अध्याय थे। तो गोदान उपन्यास में आप पढ़े रहे होंगे, पढ़े नहीं है तो पढ़ लीजिए। ठीक है, अब बोलता है गोमूत्र खाना पीना पड़ा था किसे भाई? सिलिया को, हीरा को, माता दिन को, दाता दिन को। तो माता दिन जो था, जो कि सिलिया से प्रेम करता था, माता दिन ब्राह्मण जाति का था, सिलिया जो थी चमार जाति की थी, जैसा कि उपन्यास में जिक्र है। ठीक है, तो विद्रोह की भावना दिखाई गई है जब वो सिलिया से प्रेम कर संबंध बनाता है, विवाहेतर मतलब विवाह नहीं होने से पहले संबंध बनाता है, जिसके कारण उनके माता पिता जो है विद्रोह करते हैं। ठीक है, हालांकि सिलिया एकनिष्ठ है माता दिन को लेकर। माता दिन में भी बदलाव देखने को मिलता है, लास्ट में वो सिलिया को अपनाता है, जैसा कि उपन्यास में जिक्र है। तो माता दिन को गोमूत्र खाना पीना पड़ा था। 15 का सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने किस पत्रिका के माध्यम से खड़ी बोली हिंदी को परिष्कृत और परिमार्जित करने की महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? महावीर प्रसिद्ध द्विवेदी, आपको पता होगा द्विवेदी युग इन्हीं के नाम से प्रसिद्ध है हिंदी साहित्य में। भारतीय हिंदी युग के बाद द्विवेदी युग आता है। ठीक है, जिसका समय पीरियड अगर हम बात करें तो 1900 से लेकर 1918 ईस्वी तक समय पीरियड माना जाता है। तो उन्होंने खड़ी बोली को परिष्कृत और परिमार्जित करने के लिए कौन सी पत्रिका का संपादन किया था? तो क्या होगा? आप इसका करेक्ट आंसर कमेंट करिए। आप करेक्ट आंसर हो जाएगा सरस्वती पत्रिका जो है। ठीक है, वो महावीर प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी को खड़ी बोली को परिष्कृत और परिमार्जित करने के लिए महत्वपूर्ण है। वहीं अगर बात करें तो 16 का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, कानो सुनी बात सच्ची नहीं है वाक्य में कौन सा कारक है? चलिए ग्रामर से सवाल आ गया। तो कारक आपको पता होगा, हिंदी में कारक कितने होते हैं? 8 होते हैं। पहला होता है कर्ता कारक, दूसरा होता है कर्म कारक, तीसरा कर्ण कारक, कर्ता ने कर्म को करण से, उसके बाद आपादान कारक, अधिकरण कारक, संबंध कारक और संबोधन कारक। 8 कारक होते हैं। कानो सुनी बात, तो करण कारक क्या होता है भाई? जहां पे साधन की बात की जाए वहां पे कर्ण कारक होता है। ठीक है, अधिकरण में जहां पे स्थान की बात की जाए वहां पे अधिकरण कारक होता है। कर्म कारक जहां पे काम को कर्म कारक किसे कहते हैं? तो क्रिया का फल जिस पर पड़ता है, ठीक है, उसे कर्म कारक कहते हैं। संबंध कारक जहाँ पे जिस कारक में संबंध कारक वहाँ होता है जिसका कि विभक्ति चिन्ह का के की है। संबंध कारक वहाँ होता है जहाँ पे वाक्य के अन्य शब्दों के साथ जो संबंध बताता है वहाँ पे संबंध कारक होता है। तो बोल रहा है कानो सुनी बात सच्ची नहीं है, कानो सुनी बात, तो यहाँ पे साधन की बात की जा रही है, इसलिए यहाँ पे करण कारक हो जाएगा। 17 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महादेवी वर्मा को पद्म विभूषण पुरस्कार कब दिया गया? महादेवी वर्मा छायावाद की रचनाकार हैं, जिनके बारे में बात की जाए 1907 ईस्वी में उनका जन्म हुआ था, 1987 ईस्वी में उनकी मृत्यु हुई थी। उनकी कुछ रचनाओं की बात की जाए तो निहार, रश्मि, नीरजा, सांध गीत, ये जो रचनाएं हैं वो किसकी रचनाएं हैं? दीप शिखा, इसके अलावा है यामा है,
यामा। ये रचनाएं जो है वो महादेवी वर्मा की रचनाएं हैं, ठीक है। जिसमें महादेवी वर्मा को यामा के लिए 1982 ईस्वी में ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है। क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि पद्म विभूषण पुरस्कार कब दिया गया था। 1988 ईस्वी में महादेवी वर्मा को पद्म विभूषण दिया गया था। तो क्वेश्चन नंबर 18 का हमारा सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महिला अचल उपन्यास में मार्टिन का मानसिक संतुलन बिगड़ने के बाद उसे कहाँ भेजा गया था। महिला अचल उपन्यास पढ़ चुके होंगे आप। महिला अचल उपन्यास के रचनाकार कौन है? फणीश्वर नाथ रेणु है। फणीश्वर नाथ रेणु, इनके द्वारा 1954 ईस्वी में महिला अचल की रचना की गई थी, जिनके लिए इन्हें पद्मश्री अवार्ड भी दिया गया। तो यहाँ पे महिला अचल उपन्यास में पूर्णिया, बिहार का पूर्णिया जिला के मेरीगंज गांव का जिक्र किया गया है, जिसमें मार्टिन जो होता है उसकी पत्नी मेरी जो है उसी के नाम पे उस गांव का नामकरण किया जाता है। तो उनकी पत्नी की मृत्यु हो जाती है मलेरिया के कारण, तो उसके कारण वह पागल हो जाता है। तो उसे कहाँ भेजा जाता है? तो बिहार से नज़दीक कौन सा पागल खाना है? काके का पागल खाना है। तो 19 का हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, मैथिली शरण गुप्त किस काव्यधारा के कवि है? ऑप्शन ए भारतेंदु युग, ऑप्शन बी द्विवेदी युग, ऑप्शन सी छायावाद, ऑप्शन डी प्रगतिवाद। ये चारों युग जो है वो आधुनिक काल के हैं। तो मैथिली शरण गुप्त जो है द्विवेदी युग के कवि हैं। किसके कवि है? द्विवेदी युग के कवि हैं। तो मैथिली शरण गुप्त की कुछ रचनाओं के बारे में आपको बताऊं तो साकेत जो रचना है वो प्रसिद्ध है मैथिली शरण गुप्त की। उसके अलावा भारत भारती जो रचना है, भारत भारती, यह रचना भी मैथिली शरण गुप्त की है, ठीक है। हालांकि इन्होंने काफ़ी सारी रचनाएं की है, ये दोनों याद रखेंगे। बाकी जब मैथिली शरण गुप्त के बारे में बताऊंगा तो सारी रचनाओं के बारे में आपको बताया जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में जाने से पहले बता दूं, जेएसएससी सीजीएल के लिए आपका जैसा कि एग्ज़ाम डेट तो बढ़ गया है भाई। पहला एग्ज़ाम है, 28 बार डेट आ चुका है। अब देखिए क्या होता है। हालांकि ऐसा न्यूज़ मिल रहा है कि बहुत जल्द एग्ज़ाम हो जाएगा, टाइमली हो जाएगा। तो तैयारी को बरकरार रखिए और तैयारी को दुरुस्त करने के लिए हमारे हिंदी मॉक टेस्ट से जुड़ सकते हैं। बाकी सफलता का बंडल हमारे पास है, पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, तीनों को से जुड़िए, अपने आप को जांचिए, अपनी तैयारी को पक्की कीजिए, ठीक है। जो कि बायलिंगुअल लैंग्वेज में मॉक टेस्ट हमारे यहाँ अवेलेबल है। सिर्फ हिंदी का मॉक टेस्ट चाहिए आपको तो हिंदी का फिर 25+ मॉक टेस्ट आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो इसे जरूर जुड़िए आप। 21 नंबर क्वेश्चन है, कोई काम न करके श्रीमती संध्या दिन भर मक्खी मारा करती थी। मक्खी मारा करती थी, रेखांकित पद में मुहावरे का अर्थ क्या होगा? मक्खी मारना क्या होता है भाई? मक्खी मारना तो आप सब वाकिफ होंगे। ऑप्शन ए क्या बोल रहा है? जीव की हत्या करना, कीड़े मकोड़े मारना, घिनौना काम करना, खाली बैठना। तो मक्खी मारने का अर्थ क्या होता है मुहावरे का? खाली बैठना होता है। तो 21 का डी नंबर हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कवि नागार्जुन का मूल नाम क्या था? बताओ भाई। कमलनाथ मिश्र, गोपीनाथ मिश्र, वैद्यनाथ मिश्र। तो नागार्जुन का मूल नाम था वैद्यनाथ मिश्र। नागार्जुन की कुछ रचनाओं की बात की जाए तो कुछ रचनाएं हैं, जिसमें प्रसिद्ध रचना है युगधारा। युगधारा, उसके अलावा है पुरानी जूतियों का कोरस। पुरानी जूतियों का कोरस, पुरानी जूतियों का कोरस। उसके अलावा बादल को घिरते देखा है, बादल को घिरते देखा है। उसके अलावा अकाल और उसके बाद, ठीक है। ये सारी रचनाएं जो है नागार्जुन की रचनाएं हैं, इसे ध्यान में रखेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नगेंद्र के अनुसार प्रथम सूफी काव्य कौन सा है? डॉक्टर नगेंद्र का इतिहास बुक आप पढ़ेंगे, जिससे 4 से 5 सवाल आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो चंदायान है, हंसावली है, सत्यवती कथा है, मृगावती है। तो नगेंद्र के अनुसार
जो सर्वप्रसिद्ध रचना है सूफी काव्य को मानते हैं प्रथम कवि, वो सूफी का काव्य कौन, प्रथम सूफी का काव्य कौन सा है? प्रथम सूफी काव्य कौन सा है? तो हंसावली है। हंसावली को मानते हैं वो, ठीक है, इसको ध्यान में रखेंगे। वहीं रामचंद्र शुक्ल जी है, वो रामचंद्र शुक्ल जी मृगावती को मानते हैं, जो कुतुम्बन की रचना है। शुक्ल जी के अनुसार, शुक्ल जी के अनुसार किसे माना गया भाई? मृगावती को। लेकिन नगेंद्र मानते हैं हंसावली को, इसका ध्यान रखेंगे। तो 23 का बी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हिंदी में मुक्त छंद का प्रवर्तक किसे माना जाता है? तो हिंदी में मुक्त छंद का प्रवर्तक, कमेंट करिए फटाक से। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा निराला को माना जाता है मुक्त छंद का प्रवर्तक, ठीक है, जिसे रबड़ छंद भी कहा जाता है ना। निराला को मुक्त छंद का प्रवर्तक माना जाता है। ये एक निराला का कथन है, जिस तरीके से इंसान को भावनाओं से मुक्ति की इच्छा होती है, उसी तरीके से कविता की मुक्ति भी, है ना, पदों से, बंधन से, है ना, होती है। तो मुक्त छंद का जो है मतलब छंदों से मुक्ति की चाह होती है कविता की। तो ये निराला का कथन है। निराला के कुछ रचनाएं आपको पता होगी। इनकी प्रसिद्ध रचना है अनामिका। अनामिका जो रचना है वो निराला की रचना है। इसके अलावा परिमल, परिमल भी रचना जो है ये निराला की रचना है। ये दो रचनाएं याद रखेंगे, अनामिका और परिमल, ये निराला की रचना है। इनकी पहली कविता पूछी जाए तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा जूही की कली। जूही की कली जो है इनकी पहली रचना है, पहली कविता है, जिसका रचनाकार 1916 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। तो निराला की पहली कविता पूछी जाए तो जूही की कली हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस कवि को प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है? तो प्रकृति का सुकुमार कवि कहे जाने वाले आपके जो रचनाकार है वो सुमित्रा नंदन पंत जी है। जिनकी कुछ रचनाओं की बात की जाए तो गुंजन है, ग्रंथि है, उसके अलावा पल्लव है, उसके अलावा कला और बूढ़ा चांद है, उसके अलावा लोकायतन है, ठीक है। तो काफ़ी सारी रचनाओं इन्होंने की है। स्वर्ण किरण है, स्वर्ण धूलि है, ये सारी रचनाएं पंत की है। तो पंत को प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है, क्योंकि इनका जन्म प्रकृति में हुआ और प्रकृति के समक्ष ही इन्होंने अपनी जीवन को व्यतीत किया था। वहीं निराला की बात करें तो निराला का आपको याद होगा, निराला की प्रसिद्ध रचना राम की शक्ति पूजा। इसे कौन भूल सकता है भाई, है ना। जब भी आप डिमोटिवेट हो तो राम की शक्ति पूजा को पढ़े, काफ़ी मोटिवेशन मिलेगा। काफ़ी अच्छी कविता है राम की शक्ति पूजा। तो 25 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आलोचना का विषय कवि नहीं कविता है। काव्य सिद्धांत से रिलेटेड सवाल है, या कथन किसका है? तो आलोचना का विषय कवि नहीं कविता है। निर्व्यक्तिकता का सिद्धांत देने वाले इलियट ने यह कथन भी कहा था कि कविता का आलोचना का विषय कवि नहीं कविता है, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेत्रहीन किस समास का उदाहरण है? तो जब भी समास से रिलेटेड सवाल आए तो समास को आप क्या करिए, समास को आप समास विग्रह करिए। तो इसका समास विग्रह होगा नेत्रहीन, अर्थात नेत्र से हीन। नेत्र से हीन आ गया और जहाँ पे भी कारक आ जाए, ठीक है, तो वहाँ पे तत्पुरुष समास हो जाता है। जिसमें तत्पुरुष समास में क्या होता है भाई, तत्पुरुष समास में जो होता है वो पूर्व पद नहीं उत्तर पद प्रधान होता है, ठीक है, और कारक की चिन्ह आता है बीच में। वहीं द्वंद्व समास की बात की जाए तो द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं, दोनों पद प्रधान होते हैं, दोनों पद प्रधान होते हैं। वहीं बात की जाए कर्मधारय समास की, कर्मधारय समास की बात की जाए तो कर्मधारय समास में एक पद विशेष्य होता है तो एक पद विशेषण होता है, विशेषण होता है। जैसे नीलकंठ, नीलकंठ, नीला है कंठ जो, है ना,
तो एक पद विशेष होता है और एक पद विशेषण होता है, उसे कर्मधारय समास कहते हैं। वहीं बहुब्रीहि समास में दोनों पद अप्रधान होते हैं, दोनों पद अप्रधान होते हैं, अर्थात दोनों पद जो है वो किसी तीसरे पद के बारे में बात करते हैं। जैसे लंबोदर, दोनों पद अप्रधान होते हैं। लंबोदर, लंबा है उदर जिसका, अर्थात गणेश, तो लंबोदर गणेश की बात कर रहा है, तो वहाँ बहुव्रीहि समास हो जाएगा। तो 27 का हमारा करेक्ट आंसर है नेत्र से हीन तत्पुरुष समान है समास है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास पहले किस ग्रंथ की भूमिका में छपा। तो रामचंद्र शुक्ल का इतिहास अगर आप पढ़ेंगे तो रामचंद्र शुक्ल का इतिहास सबसे पहले 1929 ईस्वी 1929 में छपा था, और वो छपा था हिंदी शब्द सागर, हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में छपा था। हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में 1929 ईस्वी में रामचंद्र शुक्ल का इतिहास छपा था। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड आपके 10 सवाल तक पूछे जा सकते हैं, क्योंकि 28 जनवरी को जो एग्जाम हुआ था उसमें पूछे गए थे सवाल, तो इसको ध्यान में रखेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस विकल्प में से सभी शब्द भाववाचक संज्ञा हैं। भाववाचक संज्ञा, जब संज्ञा गुण धर्म, गुण के बारे में बात करें, धर्म के बारे में बात करें, है ना, भाव के बारे में बात करें, तो उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, बाकी आप तो परिचित ही होंगे से। तो बोल रहा है कि कौन सा भाववाचक, सभी भाववाचक है। ऑप्शन है धैर्य, धैर्य तो भाववाचक है भाई। चतुराई भी भाववाचक है, लेकिन राधे श्याम तो नाम है भाई, तो ये तो व्यक्तिवाचक हो गया, तो ये करेक्ट आंसर नहीं होगा। अकेलापन, जी भाई अकेलापन है, हो जाएगा। वृक्ष, वृक्ष तो जातिवाचक की बात कर रहा है ना, दृढ़ता भी भाववाचक है, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। आय, इनकम भाववाचक है। भाववाचक आप याद रखेंगे, भाववाचक कभी जिसका बहुवचन नहीं बनाया जा सकता, हमेशा एक वचन में होता है। भाववाचक को आप देख सकते हो, नहीं देख सकते, भाववाचक को आप सिर्फ महसूस कर सकते हो। भाववाचक को ना बोल सकते हो प्लेट में परोसा नहीं जा सकता। ठीक है, आय, ठीक है, साधना, ऊंचाई, तो देखेंगे यहाँ पे आय, साधना, यहाँ पे नाम नहीं है साधना, साधना से नाम भी होता है, बट ये तीनों जो है भाववाचक संज्ञा है। साधना जो प्रक्रिया होती है उसकी बात की जा रही है, क्योंकि यहाँ पे गाय देखिए जातिवाचक संज्ञा है, तो ये तो होने से रहा नहीं। तो इस हिसाब से ऑप्शन सी हमारा हो जाएगा 29 का करेक्ट आंसर, तीनों भाववाचक संज्ञाएं हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 30 नंबर है देसी भाषा में मुसलमान द्वारा रचित प्रथम ग्रंथ कौन सा था। ऑप्शन ए संदेश रासक, ऑप्शन बी परमुआल रस, ऑप्शन सी उपदेश रसायन रास, ऑप्शन डी कालिख बारी। तो बताइए भाई, देसी भाषा में मुसलमान द्वारा रचित सबसे पहली रचना जो थी वो संदेश रासक थी। ये हिंदी साहित्य के इतिहास पुस्तक से लिया गया है। संदेश रासक, जिसकी रचनाकार अब्दुल रहमान थे। कौन थे भाई? अब्दुल रहमान। कहीं कहीं आधा मान मिलेगा आपको। तो देसी भाषा में मुसलमान द्वारा रचित पहली रचना थी संदेश रासक, तो इसको ध्यान रखेंगे। तो यहाँ तक हमारा 30 क्वेश्चन हो गया। कमेंट करके बताइए 30 में से कितने करेक्ट आंसर आप कर पाए। तो आज का सेशन हमारा यहीं समाप्त होता है। आप सबों के लिए बता दूं कि सामान्य ज्ञान, झारखंड सामान्य ज्ञान के 50+ प्रैक्टिस सूट इस बुक से आप वाकिफ़ होंगे, और नहीं लिए तो लीक कर देखिए, काफ़ी अच्छी बुक है, काफ़ी लोगों ने सराहा है, क्योंकि इसमें जो भी प्रीवियस ईयर, जो भी विगत वर्षों में जो भी प्रश्न पूछे गए हैं उसका यहाँ पे आंसर की के साथ आपका मेंशन किया गया है। जैसे आपका जेपीएससी हो गया, 11 जेपीएससी सीडीपीओ पीटी हो गया, जैसे सीजीएल 28 जनवरी का एग्जाम हो गया, तो सारे एग्जाम्स जो भी आसपास में हुए हैं, पीजीटी हो गया, आईटीआई हो गया, तो सब एग्जाम्स के क्वेश्चंस को इसमें समाहित किया गया है। तो काफ़ी अच्छी बुक है। और इसके अलावा झारखंड करंट अफेयर्स की बुक है, झारखंड कांस्टेबल की बुक है, जो खोटा का विथ OMR सीट। झारखंड कांस्टेबल वाले लोग जरूर लीज परचेस करिए इसको, आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होगी। ठीक है, तो इस तरीके से आप देख सकते हैं आज का सेशन। हाँ, झारखंड कांस्टेबल का पूरा बंडल आ चुका है हमारे लिए। सामान्य हिंदी, सामान्य ज्ञान, न्यूमेरिकल मेमोरी, कंप्लीट कोर्सेस है। ठीक है, तो इससे भी जुड़िए पेपर 2 का, झारखंड कांस्टेबल का हिंदी का भी हमारा प्रैक्टिस सेट बनाया गया है। ठीक है, उससे आप जुड़िए। बाकी टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए आप, ताकि आपको इससे रिलेटेड अपडेट मिलता रहे। लास्टली मिलता हूँ बहुत जल्द अगली क्लास में। थैंक यू एंड जय हिंद।